जो आज के टाइम पे बच्चों में एक डिप्रेशन दिखाई देता है जी, उसको दूर करने का एक ही मात्र तरीका है कि बच्चों को वापस मिट्टी से जोड़ दिया जाए। ये भी सुना है कि आपके यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको सीयूईटी की कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आप सिलेबस इतना अच्छा करवाते हो कि घर बैठने वाला विद्यार्थी पास हो जाता है। ये सबसे पहले अभिभावक को समझने की आवश्यकता है। आज के समय केवल और केवल बच्चों को सिखाने का समय नहीं है, अभिभावक को भी ये पेरेंटिंग भी बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे पे अननेसेसरी इतना दबाव ना डालें जिसकी सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। निदा फाजली की ये पंक्तियां चरितार्थ होती है इंजीनियर मनीष ढाका पर। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र मधुकर और आप देख रहे हैं भारत प्रेस। भारत प्रेस के बेहद खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आज हमारे बीच है सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, शिक्षा और राजनीति के पर्याय इंजीनियर मनीष जी ढाका आज हमारे बीच मौजूद है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो ढाका जी, सवाल ये बनता है कि जब आप बीटेक कर रहे थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि नौकरी की तरफ न बढ़कर के फिर आपने एमके की ओर रुख किया? देखिए, सब अभी आपने कहा कि शिक्षा और संस्कार, ये दो चीजें मुझे बचपन से ही, शुरुआत से ही मुझे ये अपनी तरफ आकर्षित करती थी जी। और ये मुझे समझ में आ गया था क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे और उस जमाने में उन्होंने अपने एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, क्योंकि देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले एजुकेशन लेना, और वो भी एक कृषक परिवार के लिए एजुकेशन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता था। उन्होंने मुझे एजुकेशन के महत्व के बारे में बताया कि किस तरीके से उस जमाने में उन्होंने एजुकेशन ली और आज के समय में जो है ये बहुत हमें आसान लगता है, साधारण लगता है कि हाँ एजुकेशन लेना है तो स्कूल में एडमिशन करवा दो, किसी भी स्कूल में आप एडमिशन करवाएंगे तो आपको एजुकेशन मिल जाएगी। तो उन्होंने उस चीज को, महत्व को मुझे बताया कि एजुकेशन क्या है। शिक्षा समाज को बदलने का एक बहुत बड़ा यूं मान लीजिए हथियार या ताकत आप मान सकते हैं। जी। तो इसका महत्व, उन्होंने देश आजाद के लिए उन्होंने लड़ाई की थी, तो उस समय पे उनके एजुकेशन होने का फायदा ही था कि क्षेत्र में उन्होंने देश आज़ादी की एक अलग जगाई और समाज के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ या सामंतवाद के खिलाफ उन्होंने उस समय जो गांव के लोग थे उन्हें एकजुट करके आवाज़ उन्होंने उठाई। तो ये जो एकजुट करने का भाव था या आंदोलन करते समय एक तरह से संयुक्त रूप से सबको साथ लेकर चलने की जो परंपरा दादाजी में थी, वो फिर आप में आ गई। उन्होंने मुझे वो शिक्षा बताया कि शिक्षा के आधार पे ही आप समाज को जो है अच्छे लेवल पे आप लेकर के जा सकते हो, समृद्ध बना सकते हो जी। तो मेरी शुरू से इच्छा थी कि अपन कुछ ना कुछ शिक्षा के अंदर काम करें और फिर मैं स्कूल के अंदर। तो स्कूल पहले से ही संचालित था? हाँ, स्कूल 2005 में पिताजी ने शुरू किया था और हिंदी मीडियम स्कूल माध्यम जो था अपना चल रहा था और 2010 में मैंने इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट किया और 2010 के बाद में मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो शुरू किया था। अच्छा, शहर में और भी शिक्षण संस्थान थे, तब आपने इंग्लिश मीडियम शिक्षण संस्थान की स्थापना क्यों की? समय जो है वो अभी एजुकेशन को जिस दिशा में लेके जा रहा है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की एक डिमांड थी कि ऐसी स्कूल जिसके अंदर जो है इंग्लिश मीडियम बच्चा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़े लेकिन उसमें संस्कार जो है वो भारतीय संस्कार रहे, उनके अंदर जो गुण हो वो अपने भारतीय गुण हो। तो मेरी एक पहल शुरुआत थी कि भाई मीडियम इंग्लिश लेकिन संस्कार भारतीय। तो इसको लेकर के मैंने जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल का एक शुरुआत किया था, जो कि आज भी आप देख रहे हैं कि अभी आप रास्ते में ही आ रहे थे तो बच्चों ने जो है वो प्रणाम की जो स्थिति बिल्कुल लाइट, हाँ वो मैंने देखा था किस तरह से बच्चे एक एक करके प्रणाम कर रहे थे। हाँ। तो ये संस्कार तो आपने कूट कूट के भर रखा होगा। जी, ये संस्कार एक्चुअल में जो एजुकेशन, शिक्षा और संस्कार, ये एक ही किताब के दो पन्ने हैं और ये दोनों साथ ही जुड़े हुए रहेंगे। आप कहीं भी जाएंगे, केवल आप संस्कार और केवल आप शिक्षा
ये दोनों चीज़ों को आप अलग नहीं कर सकते। जी। 2010 का दौर था कि आपने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया, ये आरबीएसई था? हाँ, पहले आरबीएसई था, इसके बाद में हमने सीबीएसई की भी मान्यता ली, और अभी आरबीएसई और सीबीएसई अपना तीनों स्ट्रीम आर्ट, कॉमर्स, साइंस 12th तक जो है अपना संचालन। आरबीएसई का जो आपने प्रयोग किया वो कैसा रहा? देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आरबीएसई की जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन का लेवल जो है वो बहुत ही शानदार लेवल रहता है, और बच्चों को उसमें बहुत कुछ सीखने का अवसर। सीबीएसई का थोड़ा सा ये रहता है कि बच्चों के अंदर वो क्रिएटिविटी और वो चीज़ें हम नहीं सिखा पाते जो आरबीएसई के अंदर हम बच्चों को दे जैसे अपन इसके अंदर ये देख सकते हैं कि सीबीएसई के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे आपका पहले से कहीं बिजनेस चल रहा है, या आप बच्चों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ कि मुझे बच्चा पढ़ ले और उसके बाद में बिजनेस संभालना तो सीबीएसई अपन बेहतर मान सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा किसी गवर्नमेंट की अच्छी पोस्ट पे जाए, कहीं कुछ बेहतर करे, उसके लिए आपको मेरे हिसाब से आरबीएसई वो बेहतर। जी। तो जब से आपने स्थापना की तब से लेकर के और संस्थान ने कौन कौन सी अचीवमेंट्स प्राप्त की? देखिए, संस्थान हर साल ही अपने अचीवमेंट्स प्राप्त करते जा रहा है। सबसे बढ़िया अचीवमेंट तो ये होता है कि बच्चे जो हैं, आप जो सपना लेकर के आपने संस्था की शुरुआत की, वो सपनों को बच्चे जो है वो पूरा करें, और हर साल जो है हम बच्चों के जो रिजल्ट में रिकॉर्ड तोड़ हमारा रिजल्ट जो है वो रहता है। जैसे रिजल्ट की बात करें तो पिछले साल आपके रिजल्ट्स किस तरह से रहे? देखिए, हमारे पास में जैसे 10th और 12th की अपन बात करते हैं, तो 10th के अंदर हमारे पास में लगभग 150 की संख्या रहती है बच्चों की, और उसमें से अगर आप मान के चलें कि 40 बच्चे 90% क्रॉस कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शानदार बेहतरीन रिजल्ट अपन मान सकते हैं कि शेखावाटी धरा। और 12th में कौन कौन सी स्ट्रीम्स है? 12th में आर्ट, कॉमर्स, साइंस, ये तीनों स्ट्रीम अपने यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ सीकर के अंदर एक शिक्षा नगरी अपन आज शिक्षा नगरी कह करके संबोधित करते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे केवल और केवल आप देखेंगे तो 90% स्कूलों में केवल और केवल साइंस के ऊपर फोकस किया जाता है, जबकि मैं मानता हूँ कि आप बिना आर्ट के साइंस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल। तो बेस जो है वो आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, तीनों। आज के रिजल्ट्स आपके किस तरह से रहे इस बार के? आर्ट का अपना जो टॉपर बच्चा था वो 97% का जो अपना टॉपर बच्चा था, और बहुत ही शानदार बेहतरीन रिजल्ट। और उनका इंटरव्यू भी आप ही ने किया था। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि उन बच्चों को किस तरीके से जो आपने प्रश्न उस समय किए मैंने थे। देखा कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं वो हिंदी में 100 में से 100 अंक ला रहे हैं। 100 में से ऐसा कैसे संभव है? ये एमके में ही संभव है। मतलब मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, ये एमके है तो मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल है। तो ये एक बात और मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि एक मैंने विशेष रूप से देखा कि आपके जो विद्यार्थी होते हैं उनमें सर्वांगीण विकास होता है, तो उसके लिए आप कौन कौन से प्रयास करते हैं? केवल शिक्षण नहीं, शिक्षण से इतर चाहे गतिविधियां हो, सांस्कृतिक गतिविधियां हो, खेल के संदर्भ में हो, चाहे वो डिबेट की बात हो, भाषण की बात हो, सभी विषयों में आपके विद्यार्थी अव्वल रहते हैं। उसका मुख्य कारण क्या होता है, और साल भर आप किस तरह की गतिविधियों में उनको संलग्न करते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों के अंदर केवल और केवल किसी एक सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं हो, उसमें सर्वांगीण विकास की बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपन देख सकते हैं कि आज भी कोई भी लोग अगर स्टार्टअप करते हैं तो इस प्रवेश में गांव का जो बच्चा होता है वो उन स्टार्टअप को बहुत बेहतरीन तरीके से वो आगे लेकर के जाता है। और जितने भी आज सीकर के अंदर जितने भी शिक्षण संस्थान आप देखेंगे तो उनमें भी जो आगे लेके जाने का जो रोल है वो गांव से निकल करके वे जो व्यक्ति आए हैं उन्होंने ही उन शिक्षण संस्थान को अच्छी जगह पे स्टैब्लिश किया है। तो इसका मतलब ये हम मानते हैं कि जब बचपन में हमने गाँव के अंदर जो संस्कार हमारे माता पिता, परिवार, दादा दादी उनसे सीखे, वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल किताबी ज्ञान से हम कहीं बहुत बेहतर कर पाए ये संभव नहीं है, लेकिन अगर साथ साथ में हमें जो गांव का संस्कार एटमॉस्फेयर हमें मिला और उससे जो संस्कार बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका जो हमने सीखा, वो आज इतना अच्छा हमारा बना कि जिसकी वजह से हर व्यक्ति
जो है वो आगे निकल करके अपने स्टार्टअप को आगे लेकर के जा सके। तो हम ये जो यहाँ पे स्कूल के अंदर जो है वो संस्कार और शिक्षा इन दोनों की हम बात करते हैं, ताकि बच्चा जो है वो किसी भी रूप में, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में जाए, चाहे वो खुद का स्टार्टअप करना चाहे, चाहे वो किसी और दिशा में जाना चाहे, जहां भी जाए सबसे पहले वो संस्कार सीखे, ताकि अपने आप को अव्वल वो जो है वो पहले पायदान पे लेकर के जा सके। मैंने एक बात देखी कि सीकर जो कि शिक्षा नगरी है, यहाँ जिनका भी विद्यालय है वे अपने कोचिंग कर लेते हैं। आपने अभी तक कोचिंग की शुरुआत क्यों नहीं की? नहीं, ये देखिए सबका अलग अलग थॉट है, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है। मेरा मानना ये है कि आप बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जो विद्यालय, जो स्कूल जो बच्चे को दे सकता है, वो शायद कोचिंग कहीं ना कहीं उसमें अभाव रह जाता है। और इसी वजह से मेरे दिमाग में जो मैं मेरी सोच बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को हमें एक फ्रीडम उस बच्चे को मिलना चाहिए कि वो अपने जीवन का दिशा जो है वो खुद सोच करके तय कर सके कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब कोचिंग में यहाँ पे देखते हैं अपन की 6th क्लास 8th क्लास से जो है वो बच्चे फाउंडेशन कर रहे हैं। अब किसी एक विषय के ऊपर अगर आपने 6th क्लास या 8th क्लास में उस बच्चे को जोर देना शुरू कर दिया तो आप भी मानते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण वो हो जाएगा, जबकि हो सकता है उस बच्चे की उस विषय के अंदर रुचि हो या ना हो, लेकिन आप ये बात 6th क्लास में उस बच्चा तय नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चे की रुचि किस दिशा में, और वो तभी संभव हो पाएगा जब आप 10वीं क्लास तक सब बच्चों को बराबर विषय पढ़ाएं और उस विषय की बराबर जानकारी देवें। जी। उसके बाद में बच्चा तय कर लेगा मुझे साइंस लेना है, आर्ट लेना है, कॉमर्स लेना है या कुछ और करना है, वो बच्चा उसके बाद तय करेगा। लेकिन ये शायद हमने बच्चों को बचपन छीन करके और उनसे वो सारे अधिकार हमने छीन लिए और हमने केवल और केवल उनको एक जो हमारी मर्जी विचारों को थोप दिया, विचारों को उनके ऊपर थोप दिया। अब वो बच्चे उन विचारों के नीचे दब करके, यानी कि अभिभावकों की जो अतृप्त इच्छा है उसको पूरा करने के लिए पुरजोर प्रयास करते हैं। और ये सबसे पहले अभिभावक को समझने की आवश्यकता है। आज के समय केवल और केवल बच्चों को सिखाने का समय नहीं है, अभिभावक को भी ये पेरेंटिंग भी बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे पे अननेसेसरी इतना दबाव ना डालें जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो प्रेशर महसूस करे, दबाव महसूस करे। आपकी दृष्टि में कौन सी क्लास के विद्यार्थी को कोचिंग में जाना चाहिए? देखिए, अभी नई शिक्षा नीति आई है, गवर्नमेंट ने भी इस विचार को माना है कि कम से कम कोचिंग में जाने का जो सही उम्र है वो 17 साल की उम्र है। और जो नई शिक्षा नीति है उसमें लिखा हुआ है जी कि 17 साल की उम्र से पहले का कोई भी बालक अगर वो एजुकेशन ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है तो उसके लिए वो सही समय नहीं है। यानी कि 12वीं के बाद जाए। जी बिल्कुल, 12वीं के बाद में मैं मानता हूँ कि बच्चा पूर्ण हो जाता है। जबकि यहाँ तो फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन भी चल पड़ा है। इस कॉन्सेप्ट को आप किस ढंग से देखते हैं? प्री फाउंडेशन कॉन्सेप्ट, अब देखिए मैं उस कॉन्सेप्ट को तो सिर्फ यही समझ पाऊंगा कि केवल और केवल एक विषय के लिए बच्चे पे दबाव बनाना कि आपको केवल और केवल इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, जबकि अनेक संभावनाएं, बच्चे के अंदर इतनी ऊर्जा है कि अगर वो जिस दिशा में जाना चाह रहा है उसमें अगर पूरी ऊर्जा लगाएगा तो चाहे वो कुछ भी बने। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आपकी एक विद्यार्थी हैं जो जिन्होंने कोचिंग भी नहीं की और डायरेक्ट वो नीट में सिलेक्शन उनका हो गया, और सीयूटी के कितने विद्यार्थी चले गए? जी, हिमांशी सिंह नाम है उस बच्ची का, जिस बच्ची ने हमारे यहाँ पे ही 12th किया था और 12th के साथ साथ ही उसका जो है IIT में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, IIT में सिलेक्शन 12th की एग्जाम के जस्ट बाद उसने एग्जाम दिया और IIT में सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद में उसको विचार आया कि शायद ये दिशा मेरे लिए सही नहीं है। उसने फिर जो है वो दिशा अपना बदला और सिविल सर्विस की तरफ उसका झुकाव हुआ। अच्छा। उसने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर DU के अंदर एडमिशन लिया और अभी वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है CUET के जरिए। बिल्कुल, तो वो उस दिशा के अंदर अपनी तैयारी कर रही है। अच्छा, मैंने ये जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको CUET की कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आप सिलेबस इतना अच्छा करवाते हो कि बाहर बैठने वाला विद्यार्थी पास हो जाता है। देखिए, जिस भी व्यक्ति को अगर सिलेबस का ज्ञान है वो व्यक्ति जानता है कि MK के अंदर किस तरीके की तैयारी करवाई जा रही है और शायद हमें कहीं और बाहर जाने की
जाकर के तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका मुख्य कारण ये है कि 11th और 12th ही ये सिलेबस है जो हर एग्जाम के मापदंड को तय करता है। और वो 11th और 12th आपने अगर बच्चों को प्रॉपर वे में करवाया है तो उसके बाद में उससे बाहर कुछ प्रश्न ही नहीं बनता। तो वो प्रॉपर हमारे यहाँ पे जो शिक्षक टीम है वो इस तरीके की टीम है कि वो बच्चों को पूरे नोट्स के साथ में आगे की जो तैयारियां हैं, जो 12वीं के बाद की तैयारियां हैं, वो हम 11th और 12th में साथ साथ करवाते रहते हैं। अजय, हम मानते हैं कि हम फाउंडेशन का उसको टैग नहीं दे रखा, बाकी फाउंडेशन से ज़्यादा काम जो है वो हम हमारी संस्था के अंदर करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत से अभिभावक हैं, वो चाहते हैं कि एमके से जुड़ें, तो एमके से जुड़ने का प्रोसेस क्या है? क्या कोई टेस्ट आप लेते हैं या कुछ परसेंटेज के आधार पर एडमिशन लेते हैं आप? जी, हमारा जो एमके से जुड़ने का यही सबसे तरीका है कि आप यहाँ अपने बच्चे को लेकर के आएँ। उसका एक टेस्ट के माध्यम से हमें पता लगेगा कि इस बच्चे का, आप जैसे 8th क्लास में बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, आप 10th में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, हम एक टेस्ट लेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि बच्चे का अभी हाल फिलहाल उसको सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है। और केवल ऐसा नहीं है कि साइंस और मैथ्स में कितना नॉलेज है, नहीं, उसके साथ साथ हिंदी का कितना ज्ञान है, इंग्लिश का उसका कितना नॉलेज है, उसको एसएसटी का क्या नॉलेज है, साइंस और मैथ्स में क्या नॉलेज है। ये सब चीज़ों का हम टेस्ट लेंगे और उसके अनुरूप फिर हम बच्चे का जो है और उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग होगी कि किस तरीके से इस बच्चे के जो आगे का भविष्य है, ये आगे की क्लास है, उसमें हम किस तरीके से इस बच्चे पे मेहनत करेंगे और कितने सुधार की इस बच्चे में आवश्यकता है, ये सारी हम बैठ करके तय करते हैं। पिछले रिजल्ट्स में मैंने देखा कि 90 से अबाउ जो है वो लगभग 2 दर्जन विद्यार्थी आर्ट्स के थे जिनका इंटरव्यू मैंने लिया। तो मेरे जहन में एक प्रश्न था कि आखिर एमके किस तरह की स्टडी करवाता है जिससे विद्यार्थी 90 से अधिक, सामान्य विद्यार्थी भी 90 से अधिक नंबर ले आता है? देखिए, हमारा एक प्रारूप हमारे जो शिक्षक हैं उन्होंने बना रखा है। उस प्रारूप में हम जो बातें बच्चों को, एक चैप्टर मान लीजिए अपन देखते हैं कि आर्ट का एक चैप्टर हमने लिया, चाहे वो आज़ादी का चैप्टर आप ले लें या मध्यकाल का आप कोई चैप्टर ले लें, अगर आपने उन बच्चों को उसके पीछे हुई जुड़ी बातें साथ में जोड़ करके आपने बताई, अगर वो बातें आपने सारी चीज़ें उनको समझाई कि ये घटना हुई तो उसके पीछे कारण क्या था और क्यों हुई, अगर वो सारे स्वरूप आपने एक कहानी के रूप में उन बच्चों को बताया। आप अभी भी क्लास चल रही है, स्कूल चल रहा है, उसमें आप अगर हमारी क्लास में जाकर के आएंगे तो अंग्रेजी के अध्यापक हैं, वो एक ड्राइंग के साथ में ब्लैक बोर्ड के ऊपर उस चैप्टर का पूरा प्रारूप बनाते हैं कि इस चैप्टर में ये मुख्य किरदार है, ये मुख्य किरदार के साथ ये 4 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, इन चारों का ये रोल है। वो सारी चीज़ें जब जैसे ही बच्चा क्लास के अंदर सीखता है, देखता है, तो उसको एक पिक्चर की तरह, वो जैसे पिक्चर याद हो जाती है, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होती, बिंब बनता है, एक प्रतिबिंब बनता है। वैसा ही हमारे जो शिक्षक हैं एक प्रतिबिंब तैयार करते हैं, बच्चे को उस स्टोरी के पीछे की पूरी घटना जो है वो उस बच्चे के दिमाग में आती है और बच्चा उसको बहुत ही आसानी से। अच्छा, आर्ट्स ही नहीं बल्कि आपके तो कॉमर्स और साइंस के जो विद्यार्थी है उनका परिणाम भी लगभग ऐसा ही रहता है। एक्चुअल में साइंस में आज के समय क्या हो गया है, केवल और केवल किताबी ज्ञान की तरफ लोगों का फोकस हो गया है, जबकि सबसे ज़्यादा साइंस में ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल सबसे छुड़वा दिया गया है। अगर बच्चा लैब में जाकर के और प्रैक्टिकल के साथ अगर वो साइंस की चीज़ों को सीखेगा तो वो मेरे हिसाब से बेहतर कर पाएगा। शिक्षण से इतर कौन कौन सी जो गतिविधियां हैं जो विद्यार्थियों को उपलब्ध होती है? देखिए, कंप्यूटर सेक्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी, जितनी भी एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारा हम कंप्यूटर सेक्टर के अंदर भी बच्चों को जैसे हम काम करवाते हैं। जैसे अपना PGDCA है, MCA है, BCA है जी, A लेवल, O लेवल, ये जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं वो भी हम साथ साथ में बच्चों को उसका नॉलेज जो है यहाँ करवाते हैं। और चूंकि आज का युग तो कंप्यूटर का युग है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मोबाइल भी है तो ऐसे ही मान लीजिए कि कंप्यूटर ही है। बिल्कुल। और जिसके माध्यम से इसकी स्थापना कब हुई? ये 2018 के अंदर 18 में हुई। हाँ, 2018 में हमने इसको शुरू किया था और बहुत से बच्चों ने जो है इसका लाभ लिया और अच्छी अच्छी कंपनियों में आज वो प्लेस्ड हैं। अच्छा,
एकेडमिक तो आपका चल ही रहा था जी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने फिर डिफेंस स्टार्ट कर दिया? अब देखिए, अपनी जो शेखावटी भूमि है वो वीरों की भूमि है, और यहाँ पे हर घर से एक सैनिक तैयार होता है, ऐसी सोच हमेशा से रही है। और इस सोच के साथ में जो अभिभावक हैं, जो आर्मी में पहले से जुड़े हुए हैं, जो आर्मी फील्ड में देश सेवा कर रहे हैं, उन्होंने अंदर आए जी, तो उन्होंने जो पेरेंट्स हमारे पास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनकी इच्छा थी कि भाई हम बच्चों को जो है देश सेवा के लिए तैयार करें। तो एक विषय ऐसा आया कि भाई आप बच्चों को डिफेंस की भी तैयारी करवाएं, ताकि हमारे बच्चों को कहीं अन्यत्र हमें भेजना ना पड़े। तो क्या आपको लगा कि लेकिन अग्निवीर के बाद एक बार संख्या तो गिरी है, क्या आप मानते हैं या ये केवल मिथक है? देखिए, 2020-21 के बैच में ये अग्निवीर का विषय आया था। उसके बाद में हमारी ही संस्था से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिफेंस की तैयारी की और वो डिफेंस में गए, लेकिन अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि कोई बच्चा जो है लौट करके वापस आया है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये उपयोगी है? बिल्कुल उपयोगी है। और आज ग्रामीण बेल्ट के अंदर जो बच्चे हैं, जो बहुत अधिक इंटेलिजेंट नहीं है, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि अपने परिवार को आगे लेकर के जाने का, कि उनको आज वो आर्मी के अंदर जाते हैं और देश सेवा भी देश सेवा भी। दूसरी बात, अपने बच्चों को सही, क्योंकि एजुकेशन के लिए पैसा मिल रहा है, स्वास्थ्य के लिए पैसा मिल रहा है, हर चीज के लिए पैसा मिल रहा है, तो उस परिवार को सेटल करने के लिए ये एक बहुत अच्छा देश सेवा, तो देश सेवा हो रही है और साथ में उनका परिवार सेट हो रहा है। बिल्कुल। तो कितने विद्यार्थी अब तक जा चुके हैं भारतीय सेना में? लगभग 150 के आसपास की संख्या रही है हमारी, जो बच्चे जो हैं वो भारतीय सेना के अंदर। आप इसमें एनडीए की तैयारी भी करवाते हैं? एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सभी की सारी- तैयारी हाँ, करवाते हैं। ये सभी तैयारियां हम जो है। अच्छा ढाका जी, यहाँ तक तो आप आ गए। जी। आरबीएससी हिंदी मीडियम, आरबीएससी इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, डिफेंस, कंप्यूटर कोर्सेज, आप आगे और क्या? देखिए, हर व्यक्ति का एक सपना होता है, मेरा भी एक सपना है कि मैं एक स्पोर्ट्स के अंदर एक अच्छा काम करूं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी आप मान सकते हैं, भविष्य में अगर कभी भगवान का आशीर्वाद रहा तो। अभी जैसे हरियाणा है, हरियाणा स्पोर्ट्स में बहुत आगे है, और वहाँ से जो बच्चे जो हैं वो देश भर में, विश्व में नाम राज बिल्कुल पूरे भारत का कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा सेक्टर जो है वो अपने यहाँ शेखावाटी में भी बने। एजुकेशन, शिक्षा नगरी है, नो डाउट, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए भी बच्चों को काम, जो आज के टाइम पे बच्चों में एक डिप्रेशन दिखाई देता है जी, उसको दूर करने का एक ही मात्र तरीका है कि बच्चों को वापस मिट्टी से जोड़ दिया जाए। और हम मिट्टी से बच्चों को जोड़ देंगे तो वो उनका डिप्रेशन दूर होगा। और ये तो वीरों की भूमि रही है, यहाँ पे बच्चों ने कितना, अब जब यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे तो अभी जो भारत का नाम चल रहा है उसमें पता नहीं कितना आगे लेकर के जाएंगे जी। तो एक ऐसी योजना मेरी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो इसको भी। वैसे हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में हैं, कोई बात ऐसी जो रह गई आप कहना चाहते हैं अभिभावकों को, विद्यार्थियों को, या शेखावाटी जनपद को, या संपूर्ण राजस्थान को? मैं सभी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे का बचपन जो है उससे बचपन ना छीने, उसको उसका बचपन जीने दें। और पढ़ाई, मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारी स्कूल के अंदर, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने 10वीं में, 12वीं में कोई बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं लिए हैं। और परसेंटेज की दौड़ में हमें बच्चों को भगाना भी नहीं चाहिए। उसमें गुण है तो वो बच्चा जिस समय उसको ये समझ में आ गया कि एजुकेशन का क्या महत्व है, वो उन ऊंचाइयों तक जाएगा जिन ऊंचाइयों की कल्पना ना मैंने कभी की होगी ना आपने कभी की होगी। बस उस बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ का याद दिलाना या उसकी स्ट्रेंथ को पहचानना, ये उस बच्चे को हम सिखाएं, उस बच्चे को हम संस्कार से जोड़ें। और अगर वो संस्कार से जुड़ा तो यूँ मान लीजिए, निश्चित मान लीजिए कि वो बच्चा ऊंचाइयों तक जाएगा। तो सभी से यही आग्रह है कि आप बच्चे के बचपन को जीने देवें और परसेंटेज की दौड़ में उसको ना भगाएं।
यही मेरा। और एक बार एम के विजिट जरूर करें। जी बिल्कुल। लेते हैं विदा।